धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, अतिथि सत्संगी मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदौरिया सर, Vineet Kaur ji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े अवनीश पीएन शर्मा सर। बहुत मजेदार किस्से चल रहे हैं। मजेदार इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं पे लड़ाई, कहीं पे धुलाई, पर हमारी होली है आई। हम इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त होली के वाइब्स को। कल छोटी होली हो जाएगी, होली का दहन शुरू हो जाएगा। दुनिया में कोई भी भूचाल हो, आग लगे बस्ती में, और बाकी का आप समझ ही गए। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। गायत्री जी, बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। सर, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। आई थिंक भारत ही इकलौता स्पॉट है जो अपनी होली मजेदार मना रहा है। और मथुरा की होली तो सभी ने सुनी होगी। मेरे ख्याल से आपसे बेहतर उसके बारे में कौन जान सकता है। लठमार होली होती है मथुरा की। जी बिल्कुल ठीक बात है गायत्री जी। सच बताऊं तो इधर कुछ ऐसा दौर चल रहा है कि आप सुबह उठिए, सुबह का अखबार, हालांकि मुझे नहीं मालूम कोविड के बाद कितने लोगों को कागज वाला वो अखबार पढ़ने की आदत रह गई है। एनीवे, आप स्क्रॉल कर रहे हो, मान लीजिए डिजिटल अखबार, चाय का कप या कॉफी का कप या आपके ग्रीन टी का कप, जो भी आपके हाथ में हो, और उसके बाद जब आप सुर्खियां देखते हैं कि साहब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ठोक दिया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ठोक दिया, इजराइल और अमेरिका ने मिलके खamenei साहब को निपटा दिया, उधर रशिया लगा ही हुआ है, फिर आपको लगता है कि यार आप कितने अच्छे देश में पैदा हुए हैं। और 2014 के बाद, जिसको मैं 2014 की कल्चरल क्रांति बोलता हूँ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की क्रांति बोलता हूँ, उसके बाद जब देश में हमारे प्रधानमंत्री से रूठने का, ऊबने का मौसम चल रहा हो, चलाया जा रहा हो कृत्रिम रूप से, उस दौर में हम कहाँ हैं? हम आर्थिक रूप से प्रगति कर रहे हैं। हमने अपनी सामरिक क्षमता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दिखा दी है। हम डील्स पर डील्स किए जा रहे हैं, दुनिया हमसे डील कर रही है, तो ये एक अलग चीज है। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है, कम से कम पूरा विश्व उससे अछूता नहीं हो सकता, और भारत तो बिल्कुल नहीं। भारत क्यों बिल्कुल नहीं? बिल्कुल, हमारी चिंता सबसे बड़ी है। हमारी चिंता इसलिए बड़ी है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के रास्ते पे हों, चाहे विदेश नीति में अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रास्ते में हों, चाहे व्यापार के रास्ते में हो, हर तरह का, तो हमें आसपास शांति चाहिए, दुनिया में शांति चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हम हथियारों के वो दलाल देश नहीं हैं जो कहीं भी आग लगे तो उसमें अपने बम पटाखा बेचने की गुंजाइश देखते हैं। वो सामरिक क्षमता हमारे प्रधानमंत्री खुद ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के दुनिया के सामने रक्षा व्यापार में भारत का एक टेक और भारत की एंट्री करा दी थी, और उसके हम लगातार सिलसिले देख रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए भैया शांति। शांति इसलिए कि हमें तीसरे नंबर की इकोनॉमी बननी है। हमें भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब, चाइना जो पूरे विश्व को अब तक सप्लाई करता था, हमें उसका एक कॉम्पिटिटर बनना। मैं नहीं कहना हूं कि चाइना को खत्म होना है, भाई ठीक है, हम उसके साथ भी व्यापार कर रहे हैं। यानी कुल मिला के हमें शांति चाहिए। तो इसलिए भारत की चिंता है, और संभवतः यही कारण है कि साउथ के अपने 2 दिन के दौरे के बाद जब कल प्रधानमंत्री लौटे हैं, तो 9:30 रात को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी जिसे हम CCS कहते हैं, उसकी बैठक हुई। और बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं जो सुनाम धन्य रक्षा विशेषज्ञ हैं। गायत्री जी, ऐसा लगता है कि जैसे CCS की मीटिंग पे एक चेयर उनकी भी थी। वो दर्शकों को ये बता सकते हैं,
ऐसे थंबनेल, ऐसे टाइटल भी बन सकते हैं, मोदी ने लगा दिया काम, दे दिया फरमान, ठिकाने, ये वो, डोभाल ने ऐसा कहा। नहीं, हम कुछ वाजिब जो पॉइंट्स हैं उस पर देखने की कोशिश करेंगे कि कल्पना कीजिए जो सीसीएस की मीटिंग है उसमें क्या हुई है। हालांकि ऑफिशियल ब्रीफिंग आ गई है कि क्या क्या उसमें डिस्कस हुआ। 90 लाख भारतीय, वेस्ट एशिया, जो पूरा ये वेस्ट एशिया के तमाम देश हैं जो इस समय संकट में हैं, जहां पर अशांति है, 90 लाख भारतीय रहते हैं। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, कई सारे देशों से ज्यादा बड़ी संख्या है। 90 लाख भारतीय, खासतौर से खाड़ी के जितने भी देश हैं पूरे वेस्ट एशिया में आप लगा लिए, इंक्लूडिंग ईरान। और हमने 2014 के बाद ऐसे संकट के समय में जब भी कई अंतर्राष्ट्रीय संकट हुआ है, हमने भारत सरकार के उस परफॉर्मेंस को देखा है कि किस तरीके से, चाहे वो सुषमा स्वराज जी के विदेश मंत्री रहते हुए हो, चाहे आज जयशंकर जी के। तो उसी से हमारी चिंता ये रहेगी कि अगर कहीं इस तरह का संकट आ रहा है तो इवैक्यूएट अगर करना हुआ, हमें अगर रेस्क्यू करना हुआ तो उसके क्या प्रबंध हैं, क्योंकि काम इतने हल्के में नहीं हो जाते। हम अचानक देखते हैं कि साहब रशिया यूक्रेन के बीच में झंडा लहराती हमारी बसें चली आती हैं, उसके बाद छात्र चले आते हैं, हमारे भारतीय नागरिक चले आते हैं। तो इसके पीछे एक प्लानिंग होती है और इसके लिए टॉप लेवल पर वो डिसीजन होता है, उसके बाद फिर सारी चैन जो है वो एक्टिवेट होती है। अब इसी में देखिए आप, जो कुछ भी ईरान और इजराइल के बीच वाया अमेरिका जो कुछ भी चला, हमारी तैयारी क्या है? एक तो हमें 90 लाख अपने लोगों की चिंता करनी है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको सुरक्षा दें, उनको सही करें। इसके लिए आपको क्या करना होता है? आपके विदेश मंत्रालय को निश्चित तौर पर वहां के संबंधित लोगों से बात करना होता है। जयशंकर साहब ने ईरान के विदेश मंत्री से अगर बात की तो उन्होंने इजराइल के विदेश मंत्री से भी बात की। और सबसे बड़ी बात कि जो एक इंडिपेंडेंट कांग्रेस क्यों बिखरी हुई है, कांग्रेस ने 6 सवालों का पुलिंदा फेंका है मोदी सरकार के ऊपर। मैं अभी उस पर भी आऊंगा। आप सोचें कि भारतीय विदेश नीति में राष्ट्र प्रथम की भावना कितनी मजबूत हुई है 2014 से। खमनई के खिलाफ जो कुछ भी एक्शन हुआ, खमनई को जो कुछ भी जिस भी तरीके से निपटाया, भारत का आधिकारिक स्टैंड क्या है? कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम इस बात के लिए मरे जा रहे हैं कि खोमनई पर हमने जो है वो श्रद्धांजलि खोमनई को क्यों नहीं दी। ठीक है साहब, भारत का एक अपना तरीका है। भारत ने दोनों देशों से ये उम्मीद की है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना रिश्ता बहाल कीजिए। ये होता है कि भारत अब अपनी प्राथमिकताओं को आगे रख के अपनी विदेश नीति की जो लाइन है उसको ले रहा है। क्यों खोमनई के साथ ऐसा है? आज लोग बड़े शिद्दत से रजा पहलवी और उनको याद कर रहे हैं, लेकिन आप याद कीजिए भारत और ईरान के संबंध किस तरीके से रहे? बड़े कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन रहे हैं। वो कभी हमारे साथ दिखता था, कभी हमारे साथ नहीं दिखता था। एक इतिहास में केवल 90s का ऐसा दौर था जब ह्यूमन राइट्स पर पाकिस्तान यूएनओ में एक प्रस्ताव लाना चाहता था। वही एक अकेला मौका है 90s में जब आयतुल्ला यही खोमेनी ने उसको समर्थन नहीं दिया था और वो प्रस्ताव नहीं ला पाया था। लेकिन उसके अलावा 370 पर क्या स्टैंड रहा है, कश्मीर के आतंकवाद पर क्या स्टैंड रहा है, और रजा पहलवी जिनके आने की गुंजाइश अब देखी जा रही है, उनका तो खुला समर्थन रहा है सीधे सीधे पाकिस्तान को। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई, ईरान हमारा बहुत मित्र देश है, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं। ये एक बना के तस्वीर पेश की गई। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान को कई मौकों पर असहज किया है और हमारे लिए फायदा दिया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में कभी कोई किसी का पक्का दोस्त नहीं होता। कुछ उदाहरण हैं, कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, लेकिन उसमें भी आप देखिए, अगर आप रशिया को कहिए कि हमारा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन जब भी उसने रक्षा सौदे हमने किए हैं तब उसने उसमें डिले किया है, देरी की है, तमाम तरह की चीजें। ये चलिए कूटनीतिक संबंधों में ये चलता है। सीसीएस की मीटिंग में हमने और क्या किया? कारण यह है कि अगर वेस्ट एशिया में कोई प्रॉब्लम लंबी बढ़ती है तो जो हमारे समुद्री रास्ते हैं जहां से हमारा व्यापार होता है, क्योंकि हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई झगड़ा तुम कर रहे हो, किन्हीं कारणों से कर रहे हो, लेकिन हम तो विकास के रास्ते पर जा रहे हैं ना भाई। तो हमारे लिए अगर हमारा लॉजिस्टिक, हमारी सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होगी,
वेस्ट एशिया में इस अशांति की वजह से, तो उसकी चिंता ली गई है। यही वजह है कि उसमें वित्त मंत्री, हालांकि सीसीएस में ये सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर शामिल होते हैं, उसमें गृह मंत्री शामिल होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, विदेश सचिव इसमें शामिल थे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब इसमें शामिल थे। तो सीसीएस की मीटिंग के दो चीजें मुझे जो नजर आती हैं, निकल के आ रही हैं, वो ये है कि 90 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है जो भारतीयों की, उनकी चिंता, उनकी केयर करना, उस पर स्ट्रेटजी बनाना, ये प्रमुख था। दूसरा, अगर वेस्ट एशिया की तरफ रक्षा के हिसाब से और देशों के जो एक दूसरे के संबंध हैं, अगर वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसमें भारत अपना स्टैंड कैसे लेगा? क्योंकि हमें सीधा कोई खतरा तो नहीं है। हमें सीधा ऐसा नहीं है कि मिसाइल हमारे ऊपर आके चली जाएगी, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन ये तो सही है ना कि ईरान बिल्कुल पड़ोस में है और युद्ध वहां तक आया है। तो अगर आपके मोहल्ले के किसी एक घर, किसी एक कॉम्प्लेक्स में आग लगती है, तो आप सचेत होते हैं, नहीं होते? तो सीसीएस की मीटिंग इस लिहाज से है कि अगर कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने हो तो वो देखा जाए, नागरिकों की सुरक्षा है वो देखा ना जाए, समुद्री व्यापार कहीं से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, होने पाए ये देखा जाए। तो मुझे लगता है कि सीसीएस की इस मीटिंग को करके और 9:30 बजे प्रधानमंत्री मतलब 2 दिनों के बाद आए और सबसे पहले ये काम निपटाया। उसके बाद ब्रीफिंग भी आई कि क्या-क्या इसमें डिस्कस हुआ है। तो निश्चित तौर पर इन 90 लाख भारतीय अकेले, मतलब आप सोचिए ना, 10,000 तो ईरान में रहते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ आपको पता है तमाशे खड़ा करने का दौर है। मुझे नहीं लगता, मेरी आंखों के सामने से तो अभी तक नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द आपको रोते बिलखते और हम यहाँ बड़े परेशान हैं, हमारे सर के ऊपर से मिसाइल गई है, हमारे बिल्कुल इस बाएं से मिसाइल। अरे भाई, भारत सरकार ने लगातार जब एडवाइजरी जारी किया था ईरान के संदर्भ में स्पेशली, तो क्यों नहीं निकले आप? तो जिस देश में इस तरह की तमाशे, इस तरह की नौटंकियां सोशल मीडिया के द्वारा खड़ी की जाती हों, तो वहां पर इन एडवांस ये प्लानिंग, मुझे लगता है कि भारत सरकार ने अपनी गहरी जो जिम्मेदारी है उसको निभाया। विदेश मंत्री ईरान के मंत्री उनसे सैयद अब्बासी से बात कर लिया उन्होंने। उसके अलावा गिडोन सार इजराइल के जो विदेश मंत्री है उनसे बातचीत किया। और भारत का स्टैंड मुझे इस बार, गायत्री जी, बड़ा मजेदार लग रहा है। दोनों पक्षों से तनाव कम करने और बातचीत करवाने की अपील दोहराई गई। अब यहां पर कांग्रेस को अगर ये तकलीफ है कि साहब हमने खamenei साहब को अपने सर का ताज क्यों नहीं बनाया, आप मुझे ये बताइए। इस पूरे मामले में सबसे अच्छा उदाहरण तो मुझे ये दिखाई देता है कि भारत किस तरीके से राष्ट्र प्रथम की विदेश नीति लेकर चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, कल किसी ने मजाक किया, ट्विटर पर मैंने देखा किसी ने बड़े मजाक में लिखा, मैंने उसको रिट्वीट भी किया। उन्होंने कहा साहब दोनों तरफ से जो है जबानी जमा खर्च जारी थी, अमेरिका और ईरान की तरफ से। फिर एक दिन मोदी जी गए इजराइल और उन्होंने पता नहीं क्या समझाया आपको, तब जाके मारपीट शुरू हुई है। खैर, ये मजाक की बात है। लेकिन भारत अब अपने संबंधों को लेके, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना को लेके, भले 2 दिन के बाद लौटने के इजराइल ने हमला कर दिया ईरान पर, लेकिन भारत इजराइल गया, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए, अपना काम निपटाया, वो काम सारे पब्लिक डोमेन में है। तो सवाल ये होता है कि एक तरफ हम इजराइल जाते हैं, दूसरी तरफ क्या कभी फिलिस्तीन ने शिकायत की भारत के प्रति? नहीं की। क्या फिलिस्तीन ने कभी शिकायत की? या फिलिस्तीन के साथ चाहे वो प्रस्ताव रहा हो यूएन में, या फिलिस्तीन के साथ बातचीत और वहां शांति, और प्रधानमंत्री ने अगर उसी इजराइल की संसद से ये कहा कि जो हमास ने इजराइल में किया हम उसे कभी नहीं भूलेंगे 26/11 की तरह, ठीक उसी समय उन्होंने ये भी कहा कि गाजा पीस के हम समर्थक हैं और हम उसको एंडोर्स करते हैं। ये पहला था जो अंतरराष्ट्रीय मंच से किसी दूसरे देश में जाके प्रधानमंत्री ने कहा। अभी तक भारत ने अपना रुख साफ नहीं किया था, जो ट्रंप का गाजा पीस कमेटी है। तो आप देखें कि एक तरफ इजराइल के साथ भी हम अपने संबंध, दूसरी तरफ हम फिलिस्तीन के साथ भी। इजराइल को हमारे फिलिस्तीन के जो इशू बेस्ड समर्थन है उस पर कोई शिकायत नहीं, फिलिस्तीन को हमारे इजराइल से जो हमारे इशू बेस्ड ताल्लुकात है उससे कोई शिकायत नहीं। अब यहां पर खामखा
तू कौन मैं खामखा। यहाँ कांग्रेस के कलेजे में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग से आगे बढ़ के लश्कर कांग्रेस हो चुकी है। उसे केवल मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है और देश में वो ईंधन मौजूद है। देखिए, शिया सुन्नी, मैं उस अवध की धरती से आता हूं, उस लखनऊ से आता हूं जहां पर सैकड़ों साल का बैकग्राउंड है, इतिहास है शिया सुन्नी विवाद का। कोई ऐसा समय, कोई ऐसा साल नहीं बीतता था जब शिया और सुन्नी दंगे नहीं होते थे लखनऊ में। दर्शकों, मैं आपसे अपील करूंगा, जरा गूगल करिएगा, फिर आपको अवध में यानी लखनऊ में शिया सुन्नी विवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं ये आपको पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस या उसका पूरा इकोसिस्टम केवल और केवल भारत में आग लगाना चाहता है। ठीक है साहब, खौमनई मर गया, उनका रिश्ता बाराबंकी से था। अरे ठीक है, बाराबंकी से था भाई, बहुतों का रिश्ता बाराबंकी से था। तो इससे हम क्या करें? क्या कश्मीर पर यह सच नहीं है कि ईरान ने कभी भी साफ स्टैंड नहीं लिया? और जो हमारा नहीं, हमारे किसी काम का नहीं, हमारे साथ नहीं खड़ा, तो उस पर हम इतना लोड क्यों लें भाई? इस पर इतना लोड क्यों लें? हम भारत अब बदल चुका है। भारत वो भारत नहीं है कि 26/11 के बाद अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। वो प्रतिबंधों के बाद भी रूस से तेल खरीद रहा है। आज सोचिए, भारत के व्यवहार में केवल आगे भारत है। मुझे तो अव्वल दर्जे के स्वार्थी व्यक्ति लगते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गजब स्वार्थी व्यक्ति है यह आदमी, भारत के अतिरिक्त और कुछ देखता ही नहीं। भारतीयों के अतिरिक्त और कुछ देखता ही नहीं। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति हमारे पास है 2014 से, जो भारत और भारतीयों के अलावा कुछ नहीं देखता, तो आप मुझे ये बताइए कि जिस दौर में ये कहा गया हो इस प्रधानमंत्री द्वारा एक इसी भारत में कि इस देश के संसाधनों पर हक पहला मुसलमानों का है, तो दर्द तो उनको होगा। क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री आवास से गौ माता का पूजन दिखाई देता है, शारदीय नवरात्र के व्रत दिखाई देते हैं, 30 त्योहार दिखाई देते हैं। तो जब आपके घर में आधा मोर्चा, जो कमांडर साहब कह के गए, आधा मोर्चे की आग ईंधन जब मौजूद है, तो इसी आप जो खौमनई के नाम पर लाल चौक से लेके, लखनऊ से लेके, रांची से लेके, बहराइच तक में लेके, वो जो सड़कों पर निकल के और अपना सियापा आप देख रहे हैं, ठीक है, आपके किसी बिरादर का अंत हुआ है, आप दुख मना लीजिए। लेकिन कांग्रेस आप देखिए कितनी जहरीली पार्टी है। वो इस गुस्से, इस आमर्श, इस दुख पर ठेठ मजहबी राजनीति करके राहुल गांधी के लिए वो जो कुंजी है, वो जो कहते हैं कि पेट्रोल बिखरा पड़ा है और पूरे देश में बस माचिस लगाने की देर है, तो भारत में आग लगाने के लिए, चाहे वो खौमनई के जरिए हो जाए, चाहे वो दुनिया के, अरे भाई यही कांग्रेसी इकोसिस्टम है ना, जिन्होंने कहा कि बांग्लादेश करा दीजिए, जिन्होंने कहा नेपाल करा दीजिए। गायत्री जी, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को हम होली मनाएंगे और 5 तारीख को नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हो रही है, नेपाल में मतदान होने जा रहा है। आप देखिए कांग्रेसी इकोसिस्टम की बदमाशी। दर्शकों, आप भी जरा चेक कीजिएगा, अगर आपके मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप पर इस तरह की कोई फितूरबाजी आई हो कि इसी बीच जब सारी जगह लड़ाई चल रही है तो नेपाल और भारत की सीमा पूर्णतः सील कर दी गई। जी हाँ, सील है भाई, वहां इलेक्शन है, लेकिन कांग्रेसी इकोसिस्टम उसको इस तरीके से भी पेश कर रहा है। तो भारत अब दूसरे तरीके पर चल रहा है और कांग्रेस इस देश को तोड़ने की राजनीति चल रही है, कर रही है। वो कहीं भी ऐसा कोई ईंधन तलाशती है। और जयराम रमेश हो, चाहे उनके ट्वीट आप देख लीजिए, चाहे उनकी एक्स पोस्टर आप देख लीजिए, वो केवल जहर बोना चाह रहे हैं। लेकिन भारत अब दूसरे तरीके से जवाब दे रहा है। राहुल गांधी जब कहते हैं कि जैन जी सड़कों पर उतर आओ, तो वही जैन जी बागेश्वर धाम के तौर पर निकल के सामने आता है और लाखों जैन जी उनके पीछे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इंडिजिनस यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उसके नौजवान जैन जी, राहुल गांधी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आह्वान किया। वो वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी पर डे, उन्होंने फिगर तक निकाल ली है कि 2000 पर डे वहां पर इन्वेट करते हैं और उनको वो खोजते हैं, उनकी अवैध मस्जिदों को खोजते हैं, अवैध प्रॉपर्टी को खोजते हैं और रेवन्यू के लोगों की नजर में लाते हैं और वहां कार्रवाई हो रही है। तो भारत का जैन जी ऐसे एआई समिट में आपने जो देश के ऊपर कालिक पोतने की कोशिश की, एक लात देश के नाम पर
बजा के उसी भारत के जैन जी ने आपको दिखाया। और तभी मैं कहता हूं कि आप किस जैन जी क्रांति और भारत में क्रांति की बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन की, वो कांड हमने 2024 में कर दिया, जिसमें ए से लेके जेड तक के जी जितने जनरेशन है वो सारे शामिल है उसमें। आप शामिल है, हम शामिल है, हमारे नौजवान शामिल है। तो मुझे लगता है कि भारत वेस्ट एशिया में जो भी स्थितियां हैं, सीसीएस की ये मीटिंग करने के बाद भारत ने ये संकेत भी दे दिया है पूरे विश्व बिरादरी को कि हाउ स्ट्रांगली वी आर कंसर्न विद द इशू। लेकिन साथ में यह भी संकेत दिया है कि हमारे लिए भारत प्रथम। हम न किसी की चौकीदारी करते हैं, हम न किसी दूसरे का ठेका उठाते हैं। हाँ, जरूरत पड़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत गंभीर देश से जो अपेक्षा है विश्व को, वो भारत करता है। इसमें कभी भारत ने मना नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है। प्रधानमंत्री भाई 24/7 वो काम करने वाले आदमी हैं। तो वो लौट के आए, उन्होंने जो भारत को करना चाहिए था एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर। अब आज क्या है कि एक कंसेंसस है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच, क्लियरिटी है हमारे अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके प्रति क्लियरिटी है। वो अपनी नीतियों को लेके इस उपजी स्थितियों में वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। विदेश नीति के तौर पर जयशंकर साहब, रक्षा के तौर पर हमारे रक्षा मंत्री साहब, ये आंतरिक सुरक्षा के तौर पर हमारे गृह मंत्री। तो मुझे लगता है कि भारत ने अपना अध्याय समाप्त कर दिया है। आगे अगर कुछ और डेवलपमेंट होगा, कहीं मान लीजिए और कुछ होता है, तो उसके बाद फिर भारत के पास अब एक क्लियरिटी है प्रशासनिक स्तर पर। सीसीएस की मीटिंग को बहुत सही समय पे और पूरे विश्व को संकेत देते हुए भारत के स्टैंड को और एलाबोरेट करता हुआ कदम मैं देख रहा हूँ। जी। ये सीसीएस की मीटिंग काफी इंटरेस्टिंग थी और आप देख रहे हैं पूरे भारत में किस तरीके से शियास के वो चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हमने थोड़ी ना मारा है शियास को, उनको, खमेनी को। और या आपको इतना ही ज्यादा शौक है तो ट्रेन और हवाई जहाज की टिकट कराइए, चले जाइए, उनके बिहाफ पे लड़िए। अच्छी बात है, थोड़ी हमें भी सुकून मिलेगा, यहाँ पे शांति हमें भी मिलेगी। लखनऊ में, बैंगलोर में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई, देन जम्मू एंड कश्मीर में जगह-जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो महिलाएं अपने छोटे-छोटे दूध पीते हुए बच्चों को ला रही हैं इन प्रोटेस्ट में। वो बच्चे क्या जाकर ईरान में लड़ने वाले हैं जो आपकी गोद में बैठे हुए हैं? तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग, क्या इसी के ऊपर सिक्योरिटी मीटिंग ज्यादा थी कि कहीं भारत में बवाल ना हो जाए? नहीं, देखिए, आप सीसीएस की मीटिंग में गृह मंत्री भी तो थे ना। तो मैंने अभी अभी कहा कि आंतरिक सुरक्षा, वहां विदेश मंत्री भी थे यानी वैदेशिक, वहां रक्षा मंत्री थे। तो यानी भारत तो हर जो सीसीएस का एक जो स्वरूप हमारे यहाँ बनाया गया है, उस स्वरूप में हमारे नेशनल एडवाइजर वो शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, विदेश है, रक्षा है, उसके साथ हमारे विदेश सचिव भी हैं। विदेश सचिव क्यों? क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी के वो व्यक्ति हैं जो पेपर्स को आगे बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो एक क्लियरिटी जब रहती है तो उसमें चाहे बॉर्डर पर हो और चाहे बॉर्डर के अंदर या आधा मोर्चा हो, तो उनको भी कंट्रोल करने की स्थितियां हैं, उसमें कोई वो नहीं है। सारे भाई होम मिनिस्ट्री ने सारे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं या जो डीजीपी हैं, सबको वो लाइन पे लेके रखे हुए हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई कहीं निकल रहा है। और रही बात, एक चीज बताऊं आपको, ये जो मानसिकता है ना कि गाजा के नाम पर यहां बैठ के गांजा फूका जाए, हाय फिलिस्तीन चिल्लाया जाए। मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं सुना नहीं रहा हूं, हालांकि सुनाने का वक्त है। कश्मीर में जब हिंदुओं के साथ, मैं जानबूझ के कश्मीरी पंडित नहीं कहता गायत्री जी, जब हिंदुओं के खिलाफ किस तरह की चीजें हुई, कितने नजर आए थे। अभी यूनुस वाले बांग्लादेश में जब वहां के 1,20,00,000 माइनॉरिटी हिंदूज के साथ जो कुछ भी हो रहा था, भारत में कितने खड़े हुए थे। और पहलगाम में मैं किसी पहलगाम जब हुआ तो कितने निकले। और एक चीज और बताऊं, मैं ये चीजों का जिक्र कर रहा हूं तो उनको सुनाने के लिए नहीं, मजहबियों को सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं एक आईना सामने रखूं और अपना चेहरा देखूं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे मौकों पर हम केवल सरकार को गाली दे देते हैं, सरकार को कोस देते हैं। आजकल जुमला है, योगी क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी ने क्या कर दिया, मोदी ने क्या कर दिया, योगी के यहां ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल यह होता है कि एक समाज के रूप में हम क्या कर रहे हैं। उनके फंडे क्लियर हैं, आप देखिए, उनके फंडे क्लियर हैं। वो मुस्लिम उम्मा के लिए खड़े हैं, भले
एशियाई मुस्लिमों को पूरी दुनिया के जो एथेंटिक मुस्लिम हैं, जो जिनका असली डीएनए इस्लाम वाला है, वो इनके मुंह पे थूकते तक नहीं। लेकिन फिर भी मजहब के नाम पर ये इकट्ठे हैं। अब तो थोड़ा-थोड़ा इंटरनेट के जरिए लोगों को पता चल रहा है कि इनके अंदर भी कितना विभाजन है। शिया हैं, सुन्नी हैं, उसके बाद सुन्नियों में इतने फिरके हैं, सारी चीजें हैं। तो ये तो शिया अब हो रहा है, लेकिन सवाल ये होता है कि भाई हम भी तो आईना देखें कि इनकी तैयारी, इनके फंडे इतने क्लियर हैं, और जबकि हमारे यहाँ क्या है, फलाने तुझसे बैर नहीं और फलाने तेरी खैर नहीं। हम उस एरा में जी रहे हैं, हम वो नशा पी के घूम रहे हैं कि नहीं नहीं अब की सबक सिखा देंगे। हमें अपने वालों को हराने में बड़ा मजा आता है, सबक सिखाने के नाम पे। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना हिंदुओं की सबसे बड़ी यूएसपी है। कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं है अक्रॉस द वर्ल्ड जो अपनों को टारगेट करती है, पर हमारे यहाँ ऐसे है। इज़राइल में देख लीजिए, पूरा का पूरा इज़राइल एक साथ खड़ा हुआ है, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, किसी ने चूँ तक नहीं की है। इनफैक्ट लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा है खमेनी मारा गया। ईरान के भी कर रहे हैं, इज़राइल के भी कर रहे हैं। यही चीज़ सेम चीज़ यूएस में आप देख लीजिए, यूएस पे एक चीज़ हुई, पूरा यूएस इकट्ठा हो जाता है, कितने भी ब्लैक व्हाइट कुछ भी चल रहा हो, बट दे ऑल गेट यूनाइटेड। अदर कंट्रीज एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर भारत, यहाँ पे जो ज्यादा इंटेलिजेंट क्लास है ना, ब्यूरोक्रेटिक क्लास, उसके बाद बिजनेस क्लास, ट्रेडर्स क्लास, ठीक है, जर्नलिस्ट क्लास, ये जिस तरीके से फूट डालते हैं, और बिकॉज फॉर देम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नथिंग एल्स। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहानी ये है यहाँ की। नो अदर कंट्री sabotages their own just like the Hindus। अपनों को ही हराना। तो ये मैं अपने व्यूअर्स से जो भी देख रहे हैं, अपनों के साथ खड़े रहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। एक पॉइंट पे सर मैं आना चाह रही थी, जिसपे अभी काफी बात चल रही है, जिसने एक्स मुस्लिम को मारा, आज उसका वो 72 यूरो के पास पहुंच गए। दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody targeting somebody has been put to rest। सर उस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं जो एक्स मुस्लिम्स हैं। जी। बिल्कुल। और सलीम वास्तिक से मेरा मिलना-जुलना हुआ था, मेरे चैनल पे वो कई दफ़ा आए थे और मेरी 2-3 मुलाकातें सलीम वास्तिक से हैं। बाबा तो कहते हैं कि कुछ भी ऐसा करोगे तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे। मिल गए? हम्म। मिल गए। सवाल ये होता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये हमारे घर तक आग नहीं आएगी। अभी आपने जो बात कही आत्मचिंतन वाली, हमारे लिए इन सारी चीजों के लिए ठीक है, कोई एक हत्यारा है, उसने हत्या की, बाबा हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पुलिस है, वो अपना काम कर देगी। आज सुबह हम लोग उठे तो ये समाचार पढ़ लिया कि भाई ठोक दिए गए भाई साहब। दूसरे वाले हैं वो भी ठोक दिए जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ का फंडा तो बिल्कुल क्लियर है, इसी तरह हमारे फंडे भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं बार बार उस पॉइंट पर जरूर आऊंगा। सरकार अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, और वो कब करेगी? जब अपने मुफीद आप सरकार चुन के रखेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में 2017 से 22 तक, 22 के बाद फिर आप दोबारा 32 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ते हुए जब हम एक सरकार ऐसी ले आते हैं, तो ये स्थिति मिलती है ना कि पीतल भर दिया गया घंटों के भीतर। योगी आदित्यनाथ जी जापान से लौटे, उन्होंने मीटिंग ली और काम हो गया। लेकिन आप जब वेस्ट बंगाल जैसी सरकार चुनेंगे तो आपको शाहजहां शेख जैसी चीज देखनी पड़ेगी, उसको झेलना पड़ेगा। आप झेलिए। आज मुख्तार कहां है? आज अतीक कहां है? कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश में, गिने हुए कुछ नाम। मुझे तो ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल योगी आदित्यनाथ जी को दे दिया जाए जीतने के बाद, तो जो 6 महीने के अंदर ही पूरा सफाया हो जाएगा वहां पे। जितने भी ये बुलबुले चुलबुले उठ रहे हैं ना, चिकन लॉलीपॉप, ये सब एक साथ निपटा दी जाए। मैं सच्ची में कह रही हूँ सर, इट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि ममता के जाते ही, ममता का जाना तय है। अब कौन आएगा ये नहीं कह सकते, हो सकता है अभिषेक बनर्जी आए, तो भगवान करे ऐसा कभी ना हो, बीजेपी आए, बट योगी आदित्यनाथ जी को मतलब कारोबार संभालने के लिए दे दिया जाए, जो भी अपना ऑफिशियल डेजिग्नेशन के साथ में 6 महीने बस। मैं तो कहती हूँ 6 महीने भी मत दीजिए, 3 महीने दे दीजिए, वो तो 3 महीने में ही पूरा ठीक कर देंगे वो। कुछ साल और प्रतीक्षा कर लीजिए, पूरे भारत के लिए योगी जी उपलब्ध होंगे। कुछ साल और प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं कोई सर समय तब सीमा वो नहीं बता रहा हूं। भार इतना बढ़ जाएगा, 28 स्टेट संभालना, एक स्टेट का सीएम और 28 स्टेट्स का सीएम, वो फिर तो पता नहीं 25 किस। करोड़, आप बताइए, 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश को, विश्व के 5वें सबसे बड़े देश को संभाल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्या बात कर रही हैं आप? आप उन्हें मुख्यमंत्री कैसे कह सकती हैं? उत्तर प्रदेश अगर अलग देश हो जाए तो 5वां सबसे बड़े आबादी वाला देश है भाई।
तो बिल्कुल वो तो सही कह रहे 5वें सबसे बड़े आबादी के देश को संभाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो कितनी अच्छी ग्रूमिंग उनकी हो रही है, आप जरा ये कल्पना करिए। इसलिए मैं कह बात रहा तो हूँ कुछ साल और वेट कर लीजिए। देखिए ना, जहाँ 3 जगह जहाँ सबसे ज्यादा ग्रूमिंग हुई मोदी जी की, सिंगापुर, जापान एंड चाइना। सिंगापुर, जापान एक ही ट्रिप में उन्होंने नाप दिया। ग्रूमिंग तो उनकी बड़ी जबरदस्त चल रही है। लोगों अच्छी को ग्रूमिंग हो रही है। बहुत अच्छी ग्रूमिंग और हो एक रही चीज है। और, पहले आपने अभी वेस्ट बंगाल में ये कहा कि अभिषेक बनर्जी का नाम ले लिया। मैं बंगाल को एक लाइन में साफ कर दे रहा हूँ, एक लाइन में, और तथ्यों के आधार पर मैं फिगर्स देता हूँ। बंगाल में टोटल मतदाता हैं 7 करोड़, ठीक है। अभी तक जो एसआईआर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े कायदे से इलाज किया है, और जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति कराने के बाद, मैं कहता हूं छोड़ दीजिए 1 करोड़, छोड़ दीजिए मत, 2 करोड़ में से 1 करोड़ आप रख लीजिए। गायत्री जी सुनिए, तो 1 करोड़ आप रख लीजिए, रहने दीजिए, मत हटाइए प्लीज। 58 लाख नाम गायब हो चुके हैं, और इतने ही नाम लगभग और ये तय है कि अब एसआईआर में 1 करोड़ नाम वेस्ट बंगाल से जा रहा है। चलिए एकदम लोएस्ट फिगर लेके चलते हैं ना, 1 करोड़। आप मुझे ये बताइए, 7 करोड़ के मतदाता में से 1 करोड़ कम हो गए, ऑन एवरेज 10%। पिछले 10% का कमी आ गई ना। हम्म, और ममता बनर्जी की टीएमसी और एनडीए के बीच में मतों का प्रतिशत का अंतर कितना है? 8 से 10%। हर एक सीट पर एवरेज 19,000 मतदाता डिलीट हुए हैं। गायत्री जी, 42% बीजेपी एंड 46% टीएमसी, रफली कुछ मैं ऐसा। मैं मैं हर फिगर बढ़ा बढ़ा के दे रहा हूं। मतलब कहते हैं ना कि दिल खोल के दीजिए, रफली जोड़िए। आपने 2 करोड़ कहा, मैंने कहा नहीं 1 करोड़। 1 करोड़ में से आप देखिए 8% मान लीजिए, मैं 10% का तो यही आ गया। और 135 ऐसी सीटें हैं जिसकी मार्जिन 19,000, मतलब 25,000 की मार्जिन थी, विक्ट्री मार्जिन। 50 ऐसी सीटें हैं जो 15,000 से नीचे। हर विधानसभा में ऑन एवरेज 19,000 मतदाता कम हो चुके हैं। आज वेस्ट बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी और भाजपा, इन दोनों के बिल्कुल सतह पर खड़ा है। अब यहां से बीजेपी को केवल थोड़ा टॉपअप करना है। ममता बनर्जी के लिए ये बहुत मुश्किल है। ये चुनाव इस समय बराबर पे है, और मैं आपको बड़े भरोसे से ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी ये चुनाव हार रही हैं। कोई अभिषेक बनर्जी नहीं। और तो एक बड़ा शानदार काम बीजेपी ने किया है। हम्म, ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि किसी तरह विधानसभा चुनाव मोदी वर्सेस ममता बन जाए। भाजपा ये होने नहीं दे रही। होने नहीं दे रही है, एग्जैक्टली। मैं उसी पे आ रही थी। भाजपा ये होने नहीं दे रही है। याद कीजिए पिछले चुनाव में, दीदी ओ दीदी, मोदी बच रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। भाजपा इस चुनाव में अपने आप को लो प्रोफाइल, लेकिन ग्राउंड पर ये बता रही है कि हम आ रहे हैं, हम पर भरोसा करो। और बंगाल में ये भरोसा अगर दिला दिया बीजेपी ने, और जो कि अभी तक कामयाबी से दिला रही है, तो वो जो डर फैक्टर है ना, जिस डर की वजह से ये कहा जाता है, वो फैक्टर समाप्त हो रहा है। और ममता बनर्जी दरअसल हवा में कूदती रह गई, जमीन पर बीजेपी ने काम उनका लगा दिया है। ये मैं आपको इंटरनल सोर्सेस से बता रहा हूं। एक आरएसएस का आदमी 7 बार प्रोस्पेक्टिव वोटर से मिला है। ये ग्राउंड वर्किंग चल रही है बंगाल में। 7 बार, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 7 बार। लगभग इस समय पूरे बंगाल में 15,000 से ऊपर स्वयंसेवक ग्राउंड में 24 घंटे काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, इसलिए इस बार हल्ला नहीं हो रहा है। बीजेपी लो प्रोफाइल और आराम पिछले से काम लगा रही है। में उन्होंने गलती क्या की थी, एक तो मोदी जी का दीदी और दीदी बिकेम अ स्लैंग एक्चुअली, और वो उनके अगेंस्ट चला गया। जैसे वो ना वो फिर आपकी वो बार फिर बंगाली 400। प्राउड, हाँ नहीं नहीं, हाँ, बंगाली प्राइड से जोड़ लेती है ना। फिर वो बंगाली प्राइड से जोड़ लेती है ममता, और फिर कहती हैं बंगालियों का अपमान कर रहे हैं। दरअसल एक चीज बताएं, वेस्ट का जो 3 दशक का सत्ता रही है ना, उसमें जो उनका वो व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला जो नायक है ना, क्रांतिकारी नायक, उसने वेस्ट बंगाल के समाज की भी एक गजब कंडीशनिंग कर दी है। आप कह सकती हैं कि काफी हद तक वामपंथीकरण हो चुका है उस समाज का। वो भी ये चाहता है, बंगाल का समाज गजब का है। बंगाल का समाज को हमेशा एक लड़ाका अपना नेता पसंद आता है, जो दिल्ली से लड़ता रहे। ममता बनर्जी इसको कैश करती हैं। यही काम लेफ्ट ने किया था। वो अंग्रेजों के जमाने से हो गया एक्चुअली। एग्जैक्टली, कंडीशनिंग कह रहे हैं, एग्जैक्टली। 1930 जब दिल्ली शिफ्ट हुआ कैपिटल कलकत्ता से, तब उसके से बाद तब से ये शुरू वो हुआ। डीएनए तो में था, वो डीएनए डीएनए में था, और उसको पॉलिटिकली कंडीशनिंग उसकी कर दी लेफ्ट के 30 इयर्स प्लस के
सत्ता ने। ममता बनर्जी ने सेम मॉडल कॉपी किया, तो इसीलिए ममता बनर्जी तुरंत सड़क पर उतर जाती है। वो जानती है कि बंगाली समाज को क्या पसंद है। लेकिन इस बार ये सारे मामले पीछे पड़ रहे हैं, और सबसे शानदार काम जो किया है वोटबंदी का, वो एसआईआर ने किया है। और सैल्यूट और टू सुप्रीम कोर्ट, जिसने ममता बनर्जी के सारे ड्रामे को समाप्त कर दिया। इसीलिए मैं कई जगह जंग में कह रहा हूं कि भाई आप 356 चाहते थे, सब लोग चाहते थे 356 लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने 1356 लगा दिया वहां पे। तो ममता बनर्जी इस समय 1356 से जूझ रही है। बात बिल्कुल सही है, बट मैं अगर कोई भी गवर्नमेंट का ही देख रहा हूँ तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है, कार्यभार कम से कम 3 से 6 महीने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को जरूर दीजिएगा, क्योंकि वहां की सफाई अगर कोई सिंगल हैंडेडली कर सकता है तो वो है योगी महाराज। उनको पता है कि इन लोगों को मिट्टी से कैसे मिला देना है, ही नोज इट वेरी वेल। और सर एक चीज, मैं बीजेपी थोड़ा सा मैं इमेजिनेटिव हो रही हूँ, एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स, क्योंकि कई बार तो होता है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड अफर्मेशन, जो आप सोचते हैं ना बार बार वैसे ही हो जाता है। तो मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, सोचिए कि वहां पर योगी जी को कार्यभार दिया जाए और वहां की पुलिस तब क्या मजेदार काम करेगी, क्योंकि अभी तो ममता के अंडर में है। फिर तो जो सुताई होगी ना इन लोगों की, तो वर्मा जी कर्मा जी बैठे हुए हैं जो डीजीपी बन के वहां के, जो उनके गुंडे ज्यादा और प्राइवेट बॉडीगार्ड ज्यादा और डीजीपी कम लगते हैं, चाय पानी तक पिलाते रहते हैं मैडम को, वो कहाँ कहाँ भागते फिरेंगे, देखने वाली बात है। मुझे तो लगता है वो ऑलरेडी स्विट्जरलैंड का या स्पेन का कहीं का एक और ले चुके होंगे सर, भागने के लिए तैयार, क्योंकि once Mamta is gone, he'll not be spared, I know that very well। क्योंकि बिल्कुल ऐसे उनके ऑफिसर से डील करने के लिए स्पेशली प्रावधान लेकर आए हैं अमित शाह जी, कि जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स होंगे उनको पहले दिल्ली में 2 साल ट्रेन किया जाएगा। आप समझ सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में इतना बड़ा चेंज कर दिया कि इनके जैसे 2-4 निकल गए तो ये तो देश तोड़ने की बात करेंगे। मतलब दैट डीजीपी के चलते हुए इतना बड़ा चेंज किया गया आईपीएस के ट्रेनिंग पर्पसेस में। दैट रिफ्लेक्ट्स कि ही इज अंडरस्टैंडिंग कि कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ये। तो सुताई तो बड़ी मजेदार होने वाली है, और आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में सरस्वती। मैं तो बोलूंगी जल्दी जल्दी ममता से निपटारा हो। सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स बोले या जो भी बोले, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर इज गोइंग टू बी रियली मजेदार, रियली मजेदार, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शंस लाइन अप है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है सिचुएशन। सर आप कुछ कहने वाले थे, मैंने बीच में टोक दिया जी। नहीं, मैं बस इतना कहने वाला हूँ कि आपने जो ये कहा कि 3 महीने 6 महीने के लिए योगी जी को वेस्ट बंगाल भेज दिया जाए, तो मैं दर्शकों जो भी उत्तर प्रदेश से हैं इंक्लूडिंग मी, मैं गायत्री जी के इस सलाह का कड़ा विरोध दर्ज कराता हूँ। हम अपने योगी आदित्यनाथ जी को कहीं नहीं जाने देने वाले। अगर योगी आदित्यनाथ जी को कालिदास मार्ग से अगर हम कहीं जाने देंगे तो वो सीधे दिल्ली जाने देंगे। इसके अलावा बाकी ठीक है। ये नहीं चाहती यूपी को छोड़ दे, मैं तो बस इतना कहा कि साथ के साथ वहां का कार्यभार, तभी नहीं दर्शकों, आप भी जितने यूपी वाले दर्शक है सब लिखेंगे बिल्कुल नहीं, हमारे योगी जी कहीं नहीं जाएंगे। और एक चीज और बता दूं आपको, वेस्ट बंगाल से, हालांकि ये मतलब मैं सच बोल ही देता हूं, मेरी पास जो सूचना है, वेस्ट बंगाल भारतीय जनता पार्टी से एक बार प्रधानमंत्री जी से भी ऊपर योगी आदित्यनाथ जी की डिमांड है रैलियों के लिए वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में। मैं आपको ये बता रहा हूँ। यस यस, ये तो है ही। कोई भी स्टेट हो भारत में, सबसे पहली डिमांड जो आती है वो योगी आदित्यनाथ जी की आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रधानमंत्री जी के लिए इसलिए भी लोग संकोच करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक्चुअली कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को मिला के एक सभा करते हैं, तो वो 4-5 जिले कवर हो जाते हैं। तो होता है ना कि भाई इतना बड़ा कोई कैसे मांग ले। लेकिन योगी आदित्यनाथ, अच्छा योगी आदित्यनाथ जी चाहे भाग्यनगर का नगर निकाय चुनाव हो, वहां भी भिड़ जाते हैं। त्रिपुरा में आप असर देखिए, कहाँ नहीं देखिए। एक आपको बता रहा हूँ, योगी जी को बने हुए 6 महीना हुआ था। हम शिमला जा रहे थे बाई रोड, चाय पीने हम लोग रुके हुए थे एक ढाबे पे, तो पंजाब साइड से पंजाब नंबर की ट्रकें आ रही थी। तो ऐसे वो लोग भी चाय पूछे, हमने कहा कहाँ से आ रहे हो? बोले नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। हमने कहा यार फिर यूपी बिहार क्रॉस किया होगा? बोले हाँ। बोले यूपी कैसा लगा? जानती हैं, छूटते हुए वो आदमी मेरा मंतव्य समझ गया कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, और अगले ने कहा कि यार अपना योगी दे दो हमें 6 महीने के लिए। पंजाब इस समय कांग्रेस की सरकार थी। डर का आलम ऐसा है कि मेरी क्लास में कोई पढ़ते थे जो कि जहां से मैं थोड़ा सा राष्ट्रवादी हो गई, पता चला कि वो बंदा जो शाहीन बाग में वो हो रहे थे, उसका मास्टरमाइंड था और मेरा ही क्लासमेट था। मुझे पता नहीं चला था, बाद में पता चला जब ये पूरा कहानी हो चुका था। उसको बिहार से आना था, बिहार की एक यूनिवर्सिटी में वो है आज की डेट में। बिहार से आना था दिल्ली, शाहीन बाग का कुछ एक काम बाकी रह गया था उसको संभालने के लिए।
वो बंदा पता नहीं भोपाल गया, मध्य प्रदेश गया, कहाँ से कहाँ गया, पर वो यूपी के रास्ते नहीं आया, क्योंकि उसको ये पता था कि वो धरा जाएगा बीच में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रेलवे स्टेशन पे। ये आलम है आज की डेट में योगी आदित्यनाथ जी का। तो मैं एडिशनल राकेश चार्ज टिकैत, गायत्री जी जी, राकेश टिकैत नाम का जो एजेंट है, वो पूरी दुनिया के किसानों का ठेका लेता है, उत्तर प्रदेश का नहीं। आज तक कोई धरना उसका लखनऊ की तरफ आपने नहीं देखा। वो जाके उधर दिल्ली बॉर्डर पे बैठ जाता है। ये स्थिति है साहब। तो तभी तो सब कहते हैं चाय वाले से तो निपट लिया, गाय वाले से कैसे निपटोगे? जी। इसीलिए कह रहे हैं ना कि हम छोड़ेंगे, यूपी वाले छोड़ेंगे, लेकिन सीधे दिल्ली की यात्रा के लिए छोड़ेंगे। वो जी, वक्त बताएगा। वो वक़्त बताएगा। थैंक यू सो मच सर। अवनीश सर और मैं आपसे मिलेंगे 14-15 मार्च। आप सभी का बहुत तत्परता से इंतज़ार है। सीट्स खत्म हो रही हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। जल्दी-जल्दी रजिस्टर करें। क्यूआर कोड जो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे है, जहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन दिस क्यूआर कोड, वहाँ पे आप फटाफट रजिस्ट्रेशंस करें। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल स्कीम निकाली हुई है, स्कॉलर्स को, क्योंकि मैं उनको सर स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के पास थोड़ी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर एक स्पेशल स्कीम है, आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अपना आईडी लगाना नहीं भूलिएगा, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, तो मुझसे कनेक्ट करिए। अगर आप कोई स्पेशल सेशन स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जैसे हमारे कई सेशंस हैं जो हम जल्दी ही रोल आउट करने वाले हैं। आप कोई सेशन स्पॉन्सर करना चाहते हैं, किसी गेस्ट के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारे लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई कोड पे हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को अभी से होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। पॉपकॉर्न खाइए, वॉर्स को एन्जॉय करते रहिए, बिकॉज़ हमारे लिए तो वो एन्जॉयमेंट हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए, बट हाँ, इसका एक फॉल आउट ज़रूर आने वाला है। ऑयल प्राइसेज़ बढ़ेंगे, पर अगर महँगाई नहीं बढ़ती है भारत में, तो उसका धन्यवाद अगर किसी को करना है, तो वो है मोदी जी। प्लीज़ ध्यान रखें, हम जितनी भी चीज़ें एन्जॉय कर रहे हैं आज की डेट में, उसका क्रेडिट मोदी, शाह, अजीत डोवल, जयशंकर जी, इन सबको जाता है। दे हैव रियली वर्क्ड हार्ड ऑन द फॉरेन पॉलिसी, जो कोई नहीं कर पाया आज तक। दे हैव रियली मास्टर्ड इट लाइक एनीथिंग, एंड हमें उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहिए। इसी के साथ बिल्कुल। जय हिंद, श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।